नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। इसमें नाम से ही जैसे स्पष्ट है कि एक चर का द्विघात समीकरण। तो एक चर का द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें एक चर हो और कम से कम एक ऐसा पद अवश्य हो जिसमें चर का घात 2 और a जो है यहाँ पे शून्य नहीं हो सकता, तब ये द्विघात समीकरण होगा। तो इस टाइप से जो समीकरण होगा उसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। चूँकि इसमें एक ही चर है इसलिए इसे कहते हैं एक चर का द्विघात समीकरण। इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहलाता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसके बाद आते हैं द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने से x के जो मान आपको प्राप्त होंगे, चूँकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए इस समीकरण को जब हल करेंगे तो x के दो मान मिलेंगे, वो जो है उस समीकरण के मूल कहलाते हैं। और समीकरण का हल करना क्या होता है? तो समीकरण का हल करना मतलब उसका मूल ज्ञात करना द्विघात समीकरण को हल करना कहलाएगा। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं हमारे पास। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहला विधि हमारे पास है वो है गुणनखंड विधि। दूसरा विधि है हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा विधि है हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र विधि। श्रीधराचार्य सूत्र विधि, या इसको सूत्र विधि भी सिर्फ कह सकते हैं। सूत्र विधि में क्या करते हैं? हमारे पास x इज इक्वल टू होता है ऋण b धन ऋण अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये हमारा सूत्र होता है। एक बार प्लस चिन्ह लेने से x का मान जो प्राप्त होता है उसे हम पहला मूल, और ऋण चिन्ह लेने से जो x के मान प्राप्त होंगे वो हमारा उस वर्ग समीकरण का दूसरा मूल होगा। इसी प्रकार हम वर्ग समीकरण जो दिया है, द्विघात समीकरण के विविक्तकर या विभेदक किसे कहते हैं? तो विविक्तकर या विभेदक होता है जो ये वर्गमूल, जो सूत्र में वर्गमूल के अंदर में जो है वो उसका विभेदक कहलाता है। इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी, और डी से दर्शाते हैं। तो द्विघात है ना समीकरण के विविक्तकर क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि d जो है बड़ा हो, इसमें 3 स्थिति है। d जो है बड़ा हो 0 से। दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि हमारा d जो है बराबर हो 0 के। और तीसरा स्थिति ये हो सकता है कि d जो है लेस देन 0 हो सकता है। जब d का मान धनात्मक होगा तो दोनों मूल वास्तविक संख्याएं एवं असमान होंगे। इस स्थिति में मूल वास्तविक संख्याएं एवं असमान होंगे। जो दो मूल होंगे वो दोनों वास्तविक संख्याएं होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। दूसरा, d जब बराबर हो जाए 0 के तो मूल जो है वास्तविक संख्याएं एवं
समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे। जब d जो है 0 से छोटा हो जाए तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे, मूल वास्तविक न रह के क्या हो जाएंगे, मूल जो है अधिकल्पित या एवं असमान होंगे। मूल जो है अधिकल्पित एवं असमान होंगे। अब देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल एवं गुणांकों में क्या संबंध है। तो हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल एवं उनके गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो मान लो मेरे पास एक द्विघात समीकरण है। तो मान लो मेरे पास एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इनके मूल है ना, के मूल यदि अल्फा व बीटा है ना, इनके मूल अल्फा व बीटा है तो मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा होगा और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण b बटे a, जहाँ पे ऋण b हमारा ये b है और इसके सामने में ऋण और a हमारा x² का गुणांक है। वैसा ही मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। तो इस प्रकार इसमें मूलों और उसके जो गुणांक है इसमें संबंध इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि मूल दिए हो तो हमको वर्ग समीकरण बनाना हो तो उसके लिए क्या सूत्र प्रयोग करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। तो माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है तो द्विघात समीकरण होगा x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इस सूत्र के माध्यम से हम कोई भी समीकरण को जिसका मूल हमको ज्ञात हो बना सकते हैं। इसे ये मान सकते हैं कि x² माइनस x मूलों का योगफल धन मूलों का गुणनफल, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x² माइनस x इंटू मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसके बाद आते हैं हम प्रश्नावली 1 पर। प्रश्नावली 1 का सवाल हल करते हैं। तो प्रश्नावली 1 का पहला सवाल हमको बोलता है निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। तो पहला सवाल में हमको जैसे क्वेश्चन में दिया x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो चूँकि इसमें x का अधिकतम घात प्रथम पद में x² में x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण है क्योंकि x² में x का अधिकतम घात 2 है। यहाँ पे देखते हैं तो इसको हल किया जाए यदि, तो ये इसके साथ अगर गुना हुआ तो x³ प्लस 1/x इज इक्वल टू 0 या x³ प्लस 1 इज इक्वल टू ये इसके साथ गुना हुआ तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि x का 2 घात नहीं है, यहाँ पे x की घात 3 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है।
तीसरा सवाल में भी देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के घात 2 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण है। चौथा में यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये 3 अंडर रूट है, मतलब इसका घात 1/2 है। तो ये वर्ग समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें x का जो घात है वो भिन्नात्मक है और इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, इसको हल करते हैं यदि, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2/x इज इक्वल टू -x, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू -x का स्क्वायर, और इसको पक्षांतर किया तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यहाँ पे, और यहाँ पे x वाला पद जो नहीं दिख रहा है उसका घात 0 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद छठवां सवाल है हमारे, इसमें √5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 1/2 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ पे भी x का अधिकतम घात 2 है, और यहाँ पे वर्गमूल 5 वास्तविक संख्याएं हैं, 0 नहीं है, मतलब ये हमारा वर्ग समीकरण है। यहाँ पे भी ये हमारे पास वर्ग समीकरण है। यहाँ पे देखते हैं कि x और 2 चर हो गए, यहाँ पे x और y 2 चर है, और जो चर है उसमें भी घात 1 है, तो ये वर्ग समीकरण हमारा नहीं है। यहाँ पे भी वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका x का घात 1 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है। इसको अगर हल किया जाए तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण है। तो वह समीकरण जिसमें जो चर है उसका अधिकतम घात 2 हो और उसके गुणांक 0 ना हो, तो वो वर्ग समीकरण होगा। और यदि उसमें किसी भी पद में यदि x की घात भिन्नात्मक हो तो उसे हम लोग वर्ग समीकरण नहीं कहेंगे। इसके बाद आते हैं प्रश्नावली 2। तो प्रश्नावली 2 के सवाल हम हल करते हैं। तो पहला सवाल हमको बोलता है, जांचें कि दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए जो मान है वो दिए गए समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तो हमको पहला सवाल यहाँ पे दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 इसके मूल है कि नहीं, ये हमको जांचना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास जो दिया गया वर्ग समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा समीकरण 1 मान लिया। तो समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 2 रखने पर 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 दूनी 4 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। तो 4 दूनी 8 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। तो 8 2 10 ऋण 6 बराबर 0 बराबर 4 बराबर 0। तो यहाँ से दिख रहा है कि 4 जो है 0 के बराबर कैसे होगा, 4 का मान 4 ही होगा। तो 4 शून्य के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए जो सत्य नहीं है। अतः जो सत्य नहीं है, अतः x इज इक्वल टू 2 दिए गए वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। अब दूसरा जो हमको दिया है मान, उस पर जांच करते हैं। समीकरण 1 में x इज इक्वल टू माइनस 3/2
रखने पर तो यह जाएगा 2 इंटू -3/2 का स्क्वायर प्लस -3/2 -6 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -3/2 -6 इज इक्वल टू 0। इसको हल किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 9/2 ऋण 3/2 ऋण 6 बराबर 0। पूरे समीकरण को 2 से गुना करने पर, जब 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2, 2 गुणित ऋण 2 गुणित 3/2 ऋण 2 गुणित 6 बराबर 0। तो ये 2 कट गए, ये 2, तो ये 9 ऋण 3 और 6 दूनी 12 बराबर 0। तो 9 में 3 घटाया तो कितना हो जाएगा 6, और 6 ऋण बराबर 0। तो 6 में 12 घटाया तो ऋण 6 बराबर भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए जो क्या है, असत्य है, अतः x इज इक्वल टू -3/2 दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। इस प्रकार ये दोनों जो है मूल नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 में हमको बोलता है पहले के दूसरे में कि x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -3 पर हमको जांच करना है कि ये इनके मूल है क्या। तो हम देखते हैं कि हमको दिया गया समीकरण है, दिया गया वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। हमको किस बिंदु पर ज्ञात करना है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3 पर। तो जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है उसका मान बारी बारी से इस पर रखना है, और यदि सत्य संबंध प्राप्त हो तो वो उनका मूल होगा, और अगर जो रिजल्ट आएगा लास्ट में वो अगर असत्य हो तो मूल नहीं होगा। तो इसको समीकरण 1 नाम देते हैं, और समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 2 रखने पर 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 + 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 दूनी 8 धन 4 बराबर 0, 4 4 8 ऋण 8 बराबर 0 जो सत्य है। अतः x इज इक्वल टू 2 दिए गए वर्ग समीकरण का मूल है। अब पुनः x इज इक्वल टू -3 समीकरण 1 में रखने पर -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 + 4 इज इक्वल टू 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 9 ऋण का गुना हुआ धन 4 3 12 धन 4 बराबर 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि 12 4 16 और 16 और धन जो भी होगा वो आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, जो 0 के बराबर नहीं हो सकता है ना, जो असत्य है। जैसे इसको जोड़ने से कितना मिला 16 है ना, और 16 9 25, और 25 बराबर 0 नहीं हो सकता, अर्थात जो असत्य है। अतः x इज इक्वल टू -3 मूल नहीं है। इसी प्रकार से आप पहला प्रश्नावली 2 के पहला सवालों के आप 5 सवाल को आप बना सकते हो। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल में हमको बोला गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको बोला गया है पहला सवाल, दूसरा का पहला हमको बोला गया है कि x-4 और x-2 इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये इनका गुणनफल शून्य के बराबर है, तो 2
राशियों का गुणनफल शून्य के बराबर है तो या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा, तभी इनका गुणनफल शून्य के बराबर होगा। जब ये शून्य के बराबर होगा तो क्या होगा, ये 4 का पक्षांतर करने से x 4 होगा या x इज इक्वल टू 2 प्राप्त होता है। तो x इज इक्वल टू हमारा 4 और 2 जो दिए गए प्रश्न है उसके मूल हमको प्राप्त हुए। अतः समीकरण के मूल क्या क्या हुआ, अतः समीकरण के मूल x इज इक्वल टू 4 एवं x इज इक्वल टू 2 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में हमको बोला गया है 2x प्लस 3 और 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इनका मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी वैसे ही है, हम 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। जब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा तो ये 3 का पक्षांतर किया तो -3 है ना, या 3x इज इक्वल टू 7 का पक्षांतर किया तो इधर आएगा तो ये +7 हो जाएगा, क्योंकि जो अपना साइड बदलता है उसके सामने का चिन्ह बदलता है। 7 लेफ्ट में था, राइट में गया, इसलिए उसका चिन्ह ऋण से धन हो गया। ये ऋण से धन पहले सा वो ऋण हो गया। अब x इज इक्वल टू ये गुना के रूप में है तो इधर जाएगा तो ये भाग देगा, या यहाँ भी 7/3 हो जाएगा। अतः द्विघात दिए गए द्विघात समीकरण के मूल है ना क्या हो जाएंगे, अतः अभीष्ट मूल या दिए गए वर्ग समीकरण के मूल x इज इक्वल टू -3/2 एवं 7/3 है। -3/2 और 7/3। इसी प्रकार अगला सवाल है इसका तीसरा। तो तीसरा सवाल में हमको दिया है x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर है, कहने का मतलब क्या है, ये 2 बार है। जब ये 2 बार है तो क्या हुआ, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। जब x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 7 होगा या x इज इक्वल टू 7। अतः दिए गए वर्ग समीकरण के या मूल हमारे पास हो जाता है x इज इक्वल टू 7 एवं दूसरा मूल भी हमको 7। इसी प्रकार चौथा सवाल हम बनाते हैं। चौथा सवाल, तो चौथा में हमको दिया है x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखते हैं कि दोनों में x कॉमन है, तो हम क्या करते हैं x को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ से बचा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का गुणनफल शून्य के बराबर है, तो या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 0 या x इधर पक्षांतर किया तो x इज इक्वल टू 11। तो अभीष्ट मूल हमको प्राप्त होता है x इज इक्वल टू 0 एवं 11। तो पहला मूल 0, दूसरा मूल 11 हमको प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगला सवाल हम देखते हैं। पांचवा सवाल हमारे पास है x प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है तो x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 12 है इज इक्वल टू 0। तो जब ऐसा है तो या तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। जब x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 तो 12 का पक्षांतर किया तो x इज इक्वल टू 12 या x इज इक्वल टू 12 हुआ। मतलब x इज इक्वल टू हमारे पास -12 एवं -12 अभीष्ट मूल दिए गए समीकरण का अभीष्ट मूल है। या ऐसा लिख सकते हैं, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x इज इक्वल टू -12
एवं -12 है। इसी प्रकार से आपका छठवां सवाल हो जाएगा। छठवां सवाल में हमको जैसे कि बोला गया है कि x × x+1 = 0। तो यहाँ पे x × x+1 = 0 है, तो या तो x 0 होगा या x+1 0 होगा, तभी उनका गुणनफल शून्य होगा। तो x = 0 हो सकता है या x+1 = 0। तो x = 0 या x = -1। तो x = 0 और -1 हमारा मूल होगा। अतः द्विघात समीकरण के मूल x = 0 एवं -1 है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा में हमको बोलता है कि क्या वर्गमूल 2 समीकरण x² + 2x - 4 = 0 का एक मूल है। तो देखते हैं, हमको दिए गए वर्ग समीकरण है हमारे पास x² + 2x - 4 = 0। तो वर्गमूल 2 को x = वर्गमूल 2 को समीकरण में रखने पर वर्गमूल 2 का वर्ग धन 2 × वर्गमूल 2 ऋण 4 बराबर 0। वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 धन 2 वर्गमूल 2 ऋण 4 बराबर 0। 2 ऋण 4 कितना हुआ, तो यहाँ पे 2 से पूरे भाग दे देते हैं, तो 2 × 1 = 2, 2 और 2 दूनी 4। तो ये हो जाता है 1 धन वर्गमूल 2 ऋण 2 बराबर 0। ये देखते हैं कि इसका मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, जो क्या है, असत्य है। अतः वर्गमूल 2 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल नहीं हो सकते। इसके बाद आते हैं अपन चौथा सवाल। तो चौथा सवाल में हमको बोला गया है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणन खंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल हमारे पास है, चौथा का पहला सवाल हमारे पास है 9x² - 3x - 2 = 0। इसका गुणन खंडन करके गुणनखंड विधि से इसका हमको मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गुणन खंडन करके मूल इसका ज्ञात करना है। उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे इसको तोड़ना है, मध्य पद को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ें, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं और उसके बाद योग लिखेंगे। तो गुना कहने का मतलब प्रथम पद और अंतिम पद का है ना। प्रथम पद में x है और अंतिम पद में ऋण 2 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो 9 दूनी, चिन्हों को भी लिखेंगे यहाँ पे, धन और ऋण, मतलब यहाँ पे धन और ऋण का गुना कितना हो जाएगा, ऋण होगा। और 9 दूनी 18 होता है, यहाँ पे 18x का वर्ग, और यहाँ पे -3x है। हमको मध्य पद में -3x है, उसको मध्य पद को तोड़ना है। उसके लिए क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि ऋण है और यहाँ पे भी ऋण है। तो हम यहाँ पे ऐसा संख्या का चुनाव करेंगे जिसका गुना करने से 18 आए और उसको जोड़ने या घटाने से हमको 3 आए। ऐसे दो संख्याओं का चुनाव करना है। तो 18 किसके किसके टेबल में आता है, तो वो होता है, तो 2 × 18 होता है, लेकिन 2 और 9 यहाँ पे देखते हैं कि, तो यहाँ पे गुना में ऋणात्मक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग चिन्ह होगा, मतलब ये जो संख्या है वो घटाने से मिलेगा।
और बड़े वाला जो संख्या लेंगे उसमें से बड़े वाला का चिन्ह ये वाला योग वाला बताता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि घटाने से मिलेगा, मतलब 3 6 के 18 होता है, और ये चूँकि इसका चिन्ह ऋणात्मक है तो 6 वाला ऋणात्मक होगा। बड़ा वाला का चिन्ह बताता है, ये योग वाला का चिन्ह बड़ा वाला का चिन्ह बताता है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये दोनों जो हमारे पास राशियाँ मिली 3x और ऋण 6x, तो इसको अगर 3x से ऋण 6x जो होगा उसको हल करेंगे तो मध्य वाला पद हमको प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये इसको जो है उठा के सीधा हमको मध्य पद की जगह में रखना है। तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, है ना, प्लस 3x माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मध्य पद को अपन तोड़ दिया। अब दो का जोड़ी बनाया, तो जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो 3x कॉमन है, तो ये हो जाता है 3 तिया 9x धन 1 ऋण, यहाँ पे कॉमन है 2, तो हो जाएगा 2 तिया 6x, और यहाँ पे ऋण निकाल दिए हैं तो यहाँ अंदर बचेगा धन 2 1 कम 2 बराबर 0। 3x ये 2 पद में बदल गया। अब ये 2 पदों में 3x धन 1 जो है कॉमन है वो निकाल दिया, तो यहाँ से बचा 3x ऋण 2 बराबर 0। इन दोनों का गुणनफल शून्य है, तो या तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा या 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। जब ये शून्य के बराबर होगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 1 या 3x इज इक्वल टू 2। जब ये माइनस 1 होगा तो x इज इक्वल टू हो जाता है, इधर 3 का पक्षांतर करेंगे तो -1/3, या x इज इक्वल टू हो जाता है 2 बटे, ये 3 का पक्षांतर किया तो इधर नीचे आ जाएगा तो 2/3। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x इज इक्वल टू -1/3 एवं x इज इक्वल टू 2/3 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अचर पद नहीं है, अचर पद दिया नहीं है, लेकिन वो इसको 0 अपन ले सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल जब होंगे हमारे पास, तो यहाँ पे 0 वाला पद जो नहीं दिया है तो उसको अपन नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा इसको हम ऐसा ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि x जो है कॉमन निकल जाएगा आसानी से। तो ये हो जाता है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस स्थिति में x इज इक्वल टू 0 या 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 या 4x इज इक्वल टू -5, है ना। तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है -5/4। तो x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -5/4। अतः द्विघात समीकरण के मूल x इज इक्वल टू 0 एवं x इज इक्वल टू -5/4 है। चौथा का तीसरा सवाल हमको बोलता है 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम और अंतिम पद का गुना कितना प्राप्त होता है, तो 10 तिया 30x का स्क्वायर, और मध्य पद को योग मानते हैं वो 11x हमारे पास है। तो मैं बोला था यहाँ पे यदि प्लस है तो हमको ये जो राशि है वो जोड़ने से मिलेगा, यदि माइनस है तो हमको ये 11 यहाँ पे जो भी योग में रहता है वो हमको घटाने से मिलता है। ये वाला चिन्ह बड़े संख्या, जो संख्या प्राप्त होता है उसमें बड़े संख्या के सामने का चिन्ह को बताता है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे धन है, तो जो दोनों जो राशि है वो है ना, उसको जोड़ने से 11 मिलेगा।
तो 30 किसके किसके पहाड़ा में आता है वो देख लेते हैं। और जिसको जोड़ने से 11 मिले वो क्या हो सकता है, तो वो संख्या है 6 और 5, 6 पंचे 30 होता है। अब इसको जोड़ने से 30 होता है। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तब ना, जब इस ऋणात्मक भी आना चाहिए, तो दोनों के सामने ऋणात्मक होगा, तो 6 5 ऋण 11x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दो का जोड़ी बनाया, तो यहाँ पे 3x कॉमन निकाला, 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3 दूनी 6 ऋण, यहाँ से कॉमन निकाला 5x 5 दूनी 10, तो यहाँ पे ये धन है, ऋण निकाले तो धन ऋण का गुना, ऋण और ऋण का गुना धन इज इक्वल टू 0। तो x माइनस टू कॉमन है वो निकाल दिया, तो यहाँ से बचा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का गुणनफल शून्य के बराबर है, इसलिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा या 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 2 या 3x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/3, x इज इक्वल टू 2। अतः द्विघात समीकरण के मूल x इज इक्वल टू 2 एवं x इज इक्वल टू 5/3 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका चौथा सवाल हमारे पास है, चौथा 5x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला प्रथम पद और अंतिम पद का गुना कितना होता है। तो 5 दूनी 10, क्योंकि अचर का अचर के साथ गुना होता है और चर का चर के साथ, चिन्हों का चिन्हों के साथ गुना होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो धन था, धन और ऋण का गुना हुआ तो ऋण 5 दूनी 10 x का स्क्वायर, और योग मतलब मध्य वाला पद हमारे पास है प्लस 3x। यहाँ पे गुना में माइनस है, मतलब हमको जो दो संख्या लेंगे उसके सामने का चिन्ह अलग अलग होगा, और ये जो योग लिखे हैं वो वाला पद हमको घटाने से प्राप्त होगा, और उसमें जो बड़ा वाला होगा वो उसके सामने का चिन्ह होगा। जो दो संख्या लेंगे उसमें जो बड़ा राशि होगा वो योग वाले चिन्ह के समान होगा। यदि ये धनात्मक होता है, गुना हमको धनात्मक मिले यदि किसी प्रश्न में, तो धनात्मक होता है मतलब आपको ये जो योग वाला पद है वो जोड़ने से मिलता है, और इसका चिन्ह के समान ही उन दोनों का चिन्ह होगा। ऋण होगा तो ऋण होगा दोनों में, और धन होगा तो धन होगा। यहाँ पे चूँकि ऋण है इसलिए हमको घटाने से मिलेगा, और यहाँ पे जो होगा वो अलग अलग चिन्ह होगा तब घटाएंगे, और बड़े संख्या का चिन्ह धनात्मक होगा इसलिए यहाँ पे ये होगा। तो 10 किसके किसके में आएगा, तो 10 घटाने से भी 3 आना चाहिए, तो होता है 2 पंचे 10। तो 5 क्योंकि बड़ा के सामने यहाँ पे धन चिन्ह है इसलिए बड़े के सामने धन, और यहाँ पे 5 दूनी 10 होता है, और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 और धन और ऋण का गुना ऋण, और 5 दूनी 10 x का स्क्वायर। तो ये जो आता है उसको सीधा मध्य पद की जगह में यहाँ पे चिन्ह सहित रखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो का जोड़ी बनाया, जो कॉमन है उसको निकाला, तो यहाँ पे 5x कॉमन है वो निकाल दिया, तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 1 माइनस, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 निकाल दिया, तो x है ना, माइनस बाहर निकाल दिए हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें x+1 कॉमन है वो यहाँ पे लिखा, तो यहाँ से बचा 5x, यहाँ से बचा -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का गुणनफल शून्य के बराबर है, तो x+1 इज इक्वल टू 0 होगा या 5x - 2 इज इक्वल टू 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू -1 या 5x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू -1 या 5, यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5, 5 पर पक्षांतर किए, अतः
दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x इज इक्वल टू -1 व एवं x इज इक्वल टू 2/5 है। चाहे तो इसको अल्फ़ा और बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2/5 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। तो 5वां सवाल को भी आप लोग ऐसा ही बना सकते हो। अपन देखते हैं 6वां सवाल। तो 6वां सवाल में हमको बोला गया है कि 6वां में 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुना क्या होगा। तो 4 दूनी 8, ये धन और ऋण का गुना हुआ तो ऋण हुआ, और 4 दूनी 8 और √3 और √3 का गुना हुआ तो 3, तो 8 तिया 24 x का स्क्वायर हुआ। बीच वाला पद हमारे पास है प्लस 5x। तो यहाँ पे माइनस है, मतलब ये अलग अलग चिन्ह रहेगा। यहाँ पे माइनस है मतलब ये अलग अलग चिन्ह होगा, क्योंकि अलग अलग चिन्हों का ही गुना माइनस होगा। यहाँ पे धन है मतलब बड़ा वाला यहाँ पे धन होगा, है ना। तो ऐसा संख्या जिसको गुना करने से 24 मिले और जिसको घटाने से 5 मिले, वो संख्या हमारे पास क्या हो सकता है, उसके बारे में हमको तो वो संख्या होता है 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, बड़ा संख्या यहाँ पे धन है इसलिए यहाँ पे बड़ा संख्या का चिन्ह धन होगा। तो हो जाता है 8 में 3 घटाया तो 5 और 8 या 24। तो इसको हम यहाँ पे मध्य पद की जगह में रखेंगे। तो हमारे पास हो जाता है 4√3x प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। 2 का जोड़ी बनाया, तो इसमें कॉमन है हमारे पास 4, उसको बाहर निकाल दिया। साथ ही यहाँ पे देखते हैं x भी कॉमन है तो वो निकाला, तो यहाँ से 4x निकल गया तो √3x बच गया। √3x प्लस 4 दूनी 8 माइनस यहाँ पे दोनों में हमारे पास कॉमन है √3 निकाला तो यहाँ पे बचता है √3x, और माइनस निकाल लिया इसलिए प्लस, और 2 इज इक्वल टू 0। तो √3x प्लस 2 √3 प्लस 2 दोनों पदों में है, उसको निकाला तो यहाँ से बचा 4x और यहाँ पे √3 इज इक्वल टू 0। इनका गुणनफल शून्य के बराबर है, इसलिए √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो जब ये शून्य के बराबर हो जाएगा तो √3x प्लस 2, तो 2 का पक्षांतर किया तो हमारे पास होता है -2, या 4x इज इक्वल टू √3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4 और x इज इक्वल टू -2/√3। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x इज इक्वल टू -2/√3 एवं x इज इक्वल टू √3/4 है। इसके बाद हमारे पास है 7वां सवाल। 7वां सवाल में हमको बोला गया है 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। इसको हल किया तो यहाँ पे 10x बस दिया है, तो इसके बटे में मैं 1 लिखा, तो x और 10x का गुना किया तो होता है 10x इंटू x, और 1 का गुना होता है 1 बटे नीचे का गुना किया तो ये होता है x इंटू 1, x इज इक्वल टू 3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10x का वर्ग ऋण 1 बटे x बराबर 3 बटे 1। यहाँ पे तिर्यक गुना किया, तिर्यक गुना करने पर तिर्यक गुना किया तो बराबर के दूसरे साइड का नीचे वाले का बराबर के पहले साइड के ऊपर वाले के साथ गुना होता है, इस टाइप से।
ठीक है। तो ये 10x² माइनस 1 का 1 के साथ गुना हुआ तो वो होता है 10x² माइनस 1, है ना, इसका 1 के साथ गुना हुआ, और ये 3 का गुना x के साथ हुआ तो ये हो जाता है 10x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। अब 3x का पक्षांतर करने पर, जिसका पक्षांतर करेंगे उसके सामने का चिन्ह बदल जाएगा, तो इसके सामने में धन चिन्ह है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3x ऋण 1 बराबर 0। इस प्रकार देखते हैं कि ये जो दिए गए हमारे क्वेश्चन है वो हमारा एक वर्ग समीकरण बन गया। अब ये जो हमारे पास वर्ग समीकरण बना है उसका मूल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका प्रथम पद और अंतिम पद का गुना करने से कितना मिलता है, तो ये हो जाता है प्लस माइनस का गुना किया तो -10x का स्क्वायर, और ये हो जाता है -3x मध्य पद। तो यहाँ पे माइनस प्राप्त होता है, मतलब ये अलग अलग चिन्ह ही होगा, और ये बड़ा संख्या का चिन्ह यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा। तो ऐसा संख्या जिसको गुना करने से तो वो होता है 2 पंचे 10। तो ये संख्या को हम यहाँ पे जो आया उसको मध्य पद की जगह में लिखेंगे, तो ये आएगा 2x², है ना, प्लस 2x माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो पद को जोड़ी बनाया और जो कॉमन है उसको निकाल दिया, तो 2x कॉमन है तो यहाँ पे 2 पंचे 10 और 2x बाहर निकाल दिया तो 1, यहाँ पे 1 कॉमन निकाला तो होता है 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 1 कॉमन है दोनों पदों में, वो बाहर निकाल दिया तो यहाँ से बचता है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इनका गुणनफल शून्य के बराबर है, इसलिए 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। जब ये 0 होगा तो 5x इज इक्वल टू -1 का पक्षांतर करने से या 1 का पक्षांतर करने से 2x इज इक्वल टू हमको 1 प्राप्त होता है। जब ये -1 होगा तो ये हो जाएगा -1/5, 5 का पक्षांतर करने से, या x इज इक्वल टू हो जाता है 1/2। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x इज इक्वल टू -1/5 एवं x इज इक्वल टू 1/2 हमको प्राप्त हुए। इस प्रकार आपका ये 7वां सवाल बन जाता है। इसी प्रकार आप 8वां सवाल को बना सकते हो। चलिए देखते हैं। 10वां है हमारा x प्लस 1 बाई x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 बटे x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6, जहाँ x इज नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 1। ये हमको क्वेश्चन है। तो इसको हल करते हैं, तो पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 1 है, उसका गुना किया, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, और इसका नीचे का गुना किया। भिन्नों का घटाव है ये, तो इसको हल करने के लिए ऐसा गुना करते हैं। तो इसका गुना इसके साथ किया तो x प्लस 1 और x प्लस 1 का गुना हो जाएगा, x माइनस 1 का गुना हुआ तो उसका होल स्क्वायर हो गया, और ये x माइनस 1 और x प्लस 1 का गुना हुआ, इसके बटे 5/6 हुआ। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a ऋण b, है ना, और a धन b। बटे a ऋण b a धन b, तो इसका होता है a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर 5/6। इसको हल किया तो ये हो जाता है x कट गया और यहाँ पे 1 कट गया, मतलब घटाएं तो 0। तो हमको प्राप्त होता है 1 + 1 2 और x + x 2x, x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। ये ऐसा क्यों हुआ, तो हमारे पास फार्मूला होता है a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b और
ए धन बी। जब ऐसा दिया रहे उसको ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा दिया रहे उसको ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला था, उसके अनुसार ये बनाए इसको। तो ये हो जाता है हमारा 2 दूनी 4x बटे x² माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। यहाँ पे इसको तिर्यक गुना किया, तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 4x का गुना 6 के साथ होगा और 5 का गुना x² माइनस 1 के साथ होगा। इस टाइप से गुना होगा, तिर्यक गुना मतलब। तो 4x का गुना 6 के साथ हुआ और 5 का गुना x² माइनस 1 के साथ हुआ। तो ये हो जाता है 6 चौक 24x इज इक्वल टू 5x² माइनस 5। इसको पक्षांतर किया, 5x² माइनस 5 का पक्षांतर करने पर हमारे पास हो जाता है, इधर आएगा तो ये माइनस 5x² प्लस 5 प्लस 24x इज इक्वल टू 0। इसको जमाने पर हो जाता है माइनस 5x² प्लस 24x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम और अंतिम पद का यहाँ पे गुना क्या होगा। प्रथम और अंतिम पद का गुना क्या होता है, तो प्रथम और अंतिम पद का गुना हो जाता है 5 पंचे 25x का स्क्वायर और यहाँ पे योग हो जाता है प्लस 24x। तो ऐसा संख्या जिसको गुना करने से 25 मिले और जोड़ने से 24 मिले या घटाने से, मतलब यहाँ पे ऋण है तो घटाने से ही मिलेगा, तो वो होता है 24 एकम आएगा 25 एकम 25 और 25 में घटाए तो 24। तो ये हो जाता है 5x का स्क्वायर प्लस 25x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जोड़ी बनाया तो 5x दोनों में कॉमन है, 5x कॉमन है तो वो निकाला तो यहाँ से बचता है माइनस x और यहाँ से बचता है हमारा 5 पंचे 25। इसके बाद यहाँ पे कॉमन हमारे पास है 1, तो प्लस 1 को मैं निकाला तो यहाँ से x प्लस 5 यहाँ पे बचता है। दोनों पदों में हमारे पास माइनस x प्लस 5 है, वो निकाल दिया तो यहाँ से बचा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 या 5x इज इक्वल टू माइनस 1 या x इज इक्वल टू माइनस 1/5। अतः अभीष्ट मूल हमको प्राप्त होता है 5 एवं माइनस 1/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम सवाल को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3, अध्याय 3 का प्रश्नावली 3 हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।